जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम 8 अप्रैल के जो एमसीक्यूज है वो देखने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग एमसीक्यूज है, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। स्टडी IQ के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल है अलग अलग एग्जाम्स के लिए, जैसे कि यूजीसी नेट, डिफेंस, नाबार्ड, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, लॉ एग्जाम। तो आप विजिट कर सकते हो studyIQ.com या फिर इन नंबर्स पे कॉल करके आप फर्दर इन्फॉर्मेशन पा सकते हो। मेरी वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए तो आप मुझे t.me/मयूर मोगरे इस टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हो। अब पहला क्वेश्चन आता है कि राउलेट एक्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। तो राउलेट एक्ट सीवियर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस पर। जो प्रेस है, जो मीडिया है, उसके फ्रीडम पर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। दूसरा है कि रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की एक पदवी मिली थी, उन्होंने इस एक्ट के अगेंस्ट में इसे गिव अप कर दिया, वापस दे दी। और जो मसाकर हुआ था उसके प्रोटेस्ट में गांधी जी ने केसरी हिंद, ये जो टाइटल दिया गया था, ये वापस कर दिया ब्रिटिशर्स को, जो कि उन्हें बोयर वॉर के दौरान मिला था साउथ अफ्रीका में। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो पहला जो है ये बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, यहाँ पर थोड़ा आपको कुछ ट्रिक नज़र आएगी। अब ये जो है प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, मतलब यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में। अब रॉलेट एक्ट के प्रोटेस्ट में यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड जो अपनी गिव अप नहीं की थी, इसलिए ये जो है ये गलत हो जाता है। जो मसाकेर है उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी नाइटहुड जो है वो वापस कर दी थी। और तीसरा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैसाकर हमें नजर आता है, इसलिए ये बिल्कुल सही हो जाता है। जवाब रहेगा 1 और 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैसाकर नॉट एक्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने अपनी नाइटहुड की जो एक पदवी है वो दे दी थी, और गांधी जी ने केसरी हिंद, ये जो उन्हें मिला था बोयर वॉर साउथ अफ्रीका में, वो वापस कर दिया था। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कैंडिडा ऑरिस, ये स्पीशीज किस चीज़ की है? तो ये है फंगस। इसका सही जवाब है फंगस। फंगस जो है वो कौन से ग्रुप के मेंबर होते हैं? तो यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स इसके मेंबर होते हैं, जैसे कि येस्ट होता है, मोल्ड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैंडिडा ऑरिस ये स्पीशीज है फंगस की, जो कि पहली बार डिस्क्राइब की गई थी 2009 में। और ये येस्ट की तरह ग्रो होती है, जो खमीर बोलते हैं ना वो। और कैंडिडियस ये जो है ये एक्वायर्ड किया जाता है हॉस्पिटल में पेशेंट्स के द्वारा, जिनकी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम मतलब क्या होता है कि अगर आपकी इम्यून सिस्टम बहुत अच्छी है तो आपको जो बीमारियां हैं वो जल्दी नहीं होगी, लेकिन आपकी इम्यून सिस्टम अगर ख़राब है तो आपको जल्दी बीमारी लग जाएगी। जैसे कि जो HIV वायरस है वो क्या करता है, वो इम्यून सिस्टम पर ही अटैक करता है। मतलब आपकी इम्यून सिस्टम जो है उसे इतना खोखला बना देता है कि अगर आपको कोई भी डिसीज़ होता है तो आप प्रॉपर अच्छे नहीं हो पाते हो, और फिर आपको डिग्रेड करके मार देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैंडिडा ऑरिस, तो ये एक इमर्जिंग थ्रेट बन चुका है, क्योंकि आपकी नर्वस सिस्टम जो है उसको भी डैमेज कर सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है धोमकर रॉक आर्ट सेंचुरी, ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है ले, यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो धोमकर रॉक आर्ट सेंचुरी। तो यहाँ पर आप उसकी फ़ोटो भी देख सकते हो, इस तरीके से दिखाई देती है। और ये जो है ये सेंचुरी लोकेटेड है धोमकर वैली, जो ले में है, और इंडस रिवर जो है उस बैंक के नेक्स्ट। और यहाँ पर हमें काफ़ी न्यूमरस रॉक कार्व फिगर जो है वो नज़र आते हैं। और ये जो रॉक कार्विंग्स है ये स्कैटर्ड है 35 किलोमीटर स्ट्रेच धोमकर और खाल्स्त विलेज के बीच में। और इसमें से काफ़ी, अब ह्यूमंस है तो देखिए ह्यूमंस है तो हर चीज़ डैमेज होना है, भले वो इकोसिस्टम हो, भले वो कोई एनिमल्स हो, भले वो कोई बर्ड्स हो, या फिर कोई आर्ट हो, तो ये डैमेज किए गए हैं ह्यूमंस के एक्टिविटी के द्वारा, जैसे कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब चीज़ों के वजह से। मतलब इसमें क्या होता है, जो एनिमल्स है वो हॉर्न्स की तरह ड्रॉ किए जाते हैं, माउंटेन गोट्स होते हैं यहाँ पर। तो काफ़ी अच्छी तरीके से पेंटिंग जो है हमें यहाँ पर नज़र आती है। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर बनाया गया है, और हमारा फ़र्ज़ है कि ये जो चीज़ें होती है इसे हम प्रिजर्व करें। अब नेक्स्ट आता है बैटल ऑफ कांगला तोंगबी, ये रिसेंटली इसने प्लेटिनम जुबली जो है वो कंप्लीट की है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ये जो बैटल है ये उनमें से है जो कि फॉट की गई है बैटल ऑफ इम्फाल के दौरान, जिसने इम्पेरियलिस्टिक मोटिव जो है जापान का, उसको पूरी तरीके से शॉक कर दिया था। और जापानीज आर्मी जो है उन्होंने कोशिश की थी कि जो अलाइड फोर्सेस है उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सके इम्फाल में, और फिर भारत को इन्वेड किया जा सके, लेकिन उन्हें पीछे ढकेल दिया गया बर्मा में हेवी लॉसेस के साथ। और इसे एक फिरसिस्ट बैटल
ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 करके कंसिडर किया जाता है, जो कि फाइट किया गया है ऑर्डिनेंस पर्सनल के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो पहला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, दूसरा अगर हम देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है, और अगर हम तीसरा देखते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है। इसका जवाब रहेगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैटल ऑफ कांगला तोंगबी, तो ये कंसिडर किया जाता है एक फियर्सेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो कि फॉट किया गया है ऑर्डिनेंस पर्सनल के द्वारा 221 एडवांस ऑर्डिनेंस डेपोट ऑफ वन नाइट ऑफ 6-7 अप्रैल 1944। अब जापानीज फोर्सेस जो है उन्होंने कोशिश की थी, प्लान किया था कि हम इम्फाल जो है उसे कैप्चर कर लेते हैं और जो सराउंडिंग एरिया है उसे भी कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन जो वहाँ पर लड़ने वाले थे उन्होंने स्टिफ रेजिस्टेंस दिया इस जापानीज फोर्स का और उन्हें बाहर ढकेल दिया। और इस जो बैटल थी इसने इंपेरियलिस्टिक मोटिव जो था जापान का उसे पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। उन्होंने अलाइड फोर्सेस जो है उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की इम्फाल में, लेकिन उन्हें वापस ढकेल दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया था। और जापानीज हिस्ट्री में ये जो डिफीट है ये लार्जेस्ट डिफीट मानी जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल एंड कैरेक्टराइज्ड फेडरलिज्म इसे बेसिक स्ट्रक्चर करके कंसिडर किया है। मैंने आप सभी को बताया बेसिक स्ट्रक्चर ये क्या है, तो अभी तक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। जब भी जो सरकार है वो लॉ बनाती है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं है, अगर वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है, जो कि तय भी सुप्रीम कोर्ट ही करती है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे वॉइड करार कर देती है। अब जब भी जो सरकार है वो पूछने की कोशिश करते हैं कि आप एक काम कीजिए, हम इतनी मेहनत करते हैं, मतलब स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करते हैं, ये सब करते हैं, उसके बाद आप खारिज कर देते हो, हम पहले बता दो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहता है नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतज़ार, तुम पहले बनाओ, उसके बाद हम खारिज करेंगे और बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं। तो इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर जो है ये इवॉल्व कौन से इसमें होता, केशवानंद भारती केस इसमें इवॉल्व हुआ था। तो आपको केस का नाम बताना है जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन ये एक फेडरल और कैरेक्टराइज फेडरलिज्म ये बेसिक स्ट्रक्चर है ये कहा गया था। तो इस केस का नाम है बोमई केस 1994। तो जो लैंडमार्क जजमेंट था बोमई केस 1994 का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ये फेडरल और कैरेक्टराइज फेडरलिज्म ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, ये देखिए वहाँ पर सेंटर है मित्रों, और नीचे यहाँ पर स्टेट होता है। अब अलग अलग जो हमारे स्टेट्स हैं उनके पास भी कुछ पावर दी गई है। ऐसा नहीं है कि सेंटर जो है वो सब कुछ यहाँ पर थोप सकता है ना। हमारे यहाँ पर जो सेंटर है वो स्ट्रांग है ही, लेकिन हमारे यहाँ पर फेडरल सिस्टम भी है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर यूनियन लिस्ट भी है, स्टेट लिस्ट भी है, कॉन्करेंट लिस्ट भी है। यूनियन लिस्ट मतलब उसमें वो सब्जेक्ट्स है जिसमें सिर्फ यूनियन जो है, केंद्र सरकार जो है वो पूरी तरीके से लॉ बना सकती है एक्सक्लूसिवली। स्टेट लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स है जिस पर स्टेट जो है, मतलब जो राज्य सरकार है वो लॉज बना सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट पर दोनों भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि स्टेट लिस्ट मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स कुछ दिए हुए हैं तो जहाँ पर सिर्फ स्टेट एक्सक्लूसिवली लॉज बना सकती है, मतलब स्टेट के पास भी कुछ पावर है। तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फेडरल स्ट्रक्चर जो है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कोई हैम्पर नहीं कर सकता है। मतलब अगर यहाँ पर कल को किसी सरकार ने बोल दिया कि अब हमारा ही राज रहेगा, जैसे कि इमरजेंसी अगर लगती है तो उसमें क्या होता है, उसमें जो स्टेट है उनकी पावर चली जाती है। तो इसी तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं फॉर कंप्लीटली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही चेंज कर देते हैं कि हमारा जो फेडरलिज्म है वो चला गया है, अब सब कुछ सेंटर कंट्रोल करेगी। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो नल एंड वॉइड घोषित कर देगी क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कोयंग ट्राइब के बारे में। तो कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, जैसे ये एक नागा ट्राइब का पार्ट है और जो लोग, जो इस कम्युनिटी के लोग हैं वो मोस्टली नागालैंड में रहते हैं और उनकी लैंग्वेज के ही भरोसे पर ये इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं बाकी के नागा ट्राइब्स के हिसाब से। तो यहाँ पर जो पहला है ये बिल्कुल सही होता है, लेकिन दूसरा जो है ये लैंग्वेज नहीं है, यहाँ पर जो ईयर्स है उनके उससे भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। उसके बाद जो उनके टैटू होते हैं ये भी काफ़ी यूनिक होते हैं, तो इसके वजह से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो है गलत हो जाता है, इसलिए जवाब रहेगा वन ओनली, क्योंकि करेक्ट स्टेटमेंट जो है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोयंग ये 16 नागा ट्राइब जो है उसमें से एक है और ये मोस्टली नागालैंड की जो मोन डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं और इजीली डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं बाकी नागा ट्राइब्स के। इसमें जाके उनके जो पियर्स ईयर्स होते हैं, टैटू जहाँ पर फेस, हैंड, चेस्ट, आर्म्स, स्कार्फ्स, तो ये सब की वजह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ना कि लैंग्वेज। तो ये आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं हम लो ओंग मो। ये ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि नागा ट्राइब सेलिब्रेट करते हैं किस मंथ में, तो ये आपको बताना है, महीना बताना है। तो ये सेलिब्रेट करते हैं अगस्त सितंबर में, तो इसका सही जवाब रहेगा बी, अगस्त सितंबर।
तो यहाँ पर आप देख सकते हो ट्रेडिशनल हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त सितंबर में। तो यहाँ पर आप न्यूज़ देख सकते हो कि 4700 कोन्यांग नागा वीमेन डांस टुगेदर टू सेट वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये हमारे वीडियो का एंड। वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।